हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके साथ छोटन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इतिहास का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग यूरोप में समाजवाद और जो रूसी क्रांति का जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बताने वाला हूँ जो आपके जेक बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आपका जो रेल प्रोजेक्ट का टेस्ट होता है उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी का। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि रूस की क्रांति कब हुई। तो दोस्तों, जो रूस की क्रांति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपका सन 1917 में। जैसे कि पहला का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आपका 1917। तो अगले क्वेश्चन की बात आते हैं दोस्तों, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि सही से दिखे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो क्या बोल रहा है कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटी हुई थी। तो दोस्तों, अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी वो आपका, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो दोस्तों, अक्टूबर क्रांति आपका रूस नामक देश में घटित हुई थी, जो कि रूस का पुराना नाम है सोवियत संघ। तो दोस्तों, इसको भी नाम याद रख लीजिएगा, रूस का प्राचीन नाम है सोवियत संघ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों, रूस में जो अंतिम शासक था, सम्राट, राजा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो दोस्तों रूस में जो राजा था, उस रूस में राजा का जार कहा जाता था। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, रूस में राजा को क्या कहा जाता था, जार, और राजा की पत्नी को कहा जाता था जारीना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों, जार निकोलस द्वितीय, ये था आपका रूस का अंतिम सम्राट, जार निकोलस द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो दोस्तों, अगर रूसी साम्राज्य की बात करें दोस्तों, तो रूसी साम्राज्य में आपका कैथोलिक व प्रोटेस्ट धर्म में माना जाता था, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, और जो सबसे अधिक धर्म माना जाता था वहां पे वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये था जो सबसे अधिक धर्म वहां पे माना जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन तो है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे धर्म सही हो जाएगा आपका, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, बौद्ध, इस्लाम। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग डी सही कर सकते हैं कि सभी धर्मों को। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती से जुड़ा था। मतलब कि रूस की आबादी जो थी वो कितना प्रतिशत आपका खेती बाड़ी से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, रूस में आपका 85% तक लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि रूसी श्रमिक सभा, जिसको असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, रूसी श्रमिक सभा आपका सन 1904 में, याद रखिएगा, सन 1904 ईस्वी में आपका रूसी श्रमिक सभा का गठन किया गया था रूस में। ये आपका श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया गया था। तो छठा को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपका 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1904 ईस्वी में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई थी। तो दोस्तों, क्या हो रहा है कि 1904 में रूस में अधिक महंगाई बढ़ गई। तो 1904 में क्या हुआ कि महंगाई की वृद्धि के कारण जो मजदूरों का वास्तविक वेतन था उसमें क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो जो आपका वेतन आता है उसमें क्या आती है, आपकी कमी आती है। तो कितना प्रतिशत तक कमी आ गई थी, तो वो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था। जैसे कि ऑप्शन आपका 10%, 30%, 20% और 40%। तो दोस्तों, रूस में जो महंगाई के कारण जो कमी आ गई थी वेतन में, वो था 20% तक की कमी आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है
कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको बोलेंगे रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स का पूरा नाम दोस्तों याद रखेगा, कार्ल्स कार्ल सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है थोड़ा सा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बोले दोस्तों, कार्ल मार्क्स के विचार को मानने वाले जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, जो रूसी सामाजिक क्रांतिकारी श्रमिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी, उसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों किया गया था आपका 1898 ईस्वी को, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के भी नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। तो हो जाएगा आपका नोमा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है कि विंटर पैलेस क्या था? तो दोस्तों विंटर पैलेस क्या है? तो विंटर पैलेस जो रूस में राजा था उसका महल था। तो यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हो जार का महल। और जार मतलब क्या होता है, आपको कुछ देर पहले बताया था कि जार को रूस में आपका राजा से संबोधित किया जाता था, मतलब कि राजा को जनरली रूस में जार के नाम से जाना जाता था। तो विंटर पैलेस क्या था आपका? जार का महल अर्थात राजा का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए थे? तो दोस्तों खूनी रविवार रूस में 1905 में एक घटना घटी थी, जिसमें पादरी गोपेन नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था, जार के महल को घेराबंदी कर लिया था, जिसकी वजह से सैनिकों ने उन पर मजदूरों पर क्या किया था, गोलियां चला दी थी, जिसमें 100 से अधिक जो मजदूर थे वो मारे गए थे और 300 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं। तो उसी जो घटना हुई थी, वो जो घटना वो हुआ था रविवार के दिन, इसलिए उसको बोला जाता है खूनी रविवार की घटना। और इसी खूनी रविवार की घटना के बाद रूस में 1905 की क्रांति हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर समझ लेते हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए थे? तो दोस्तों 100 से अधिक मजदूर आपका मारे गए थे, जो कि हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन आपका 12 की ओर। तो क्वेश्चन 12 यहाँ पे क्या हो रहा है कि जदीदी कौन थे? तो दोस्तों जदीदी थे मुस्लिम सुधारवादी, जो कि रूस में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। तो ठीक है, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, जिसको हम लोग जदीदी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 13 की ओर। क्या बोला कि रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन से थे? तो दोस्तों रूस के प्रारंभिक समय में मात्र उद्योग दो थे, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही आपका सही है, तो दोनों तो टिक नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी दोनों, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे? तो दोस्तों रूस में समाजवाद वहां पे विचारधारा वाले लोग मानने वाले की संख्या ज्यादा थी, तो वहां पे जो सारे किसान थे वो समय समय पर अपनी सारी जमीन कम्यून, जिसको मीर भी कहा जाता है, उसको सौंप देते थे। और फिर मीर जो करता था क्या कि सारे जमीनों को लोगों में जरूरत के हिसाब से उसको आपस में फिर बांट देता था। तो 14 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, मीर, या फिर इसको कम्यून भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कम्यून थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 15 की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जार ने पहले ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? तो दोस्तों जो ड्यूमा का गठन हुआ था, ड्यूमा को संसद का एक अंग माना जाता है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं रूस की संसद को ही हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। तो दोस्तों 1905 की क्रांति के बाद जो संसद का गठन हुआ था, जिसका नाम ड्यूमा था, तो दोस्तों उस ड्यूमा को जार ने मात्र 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया था, और जो दूसरी ड्यूमा का गठन हुआ था उसको 3 माह के भीतर बर्खास्त कर दिया था। तो याद रखिएगा, पहले ड्यूमा 75 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया और दूसरी ड्यूमा 3 माह के अंदर। तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है कि 1914 में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी प्रतिशत थी रूस में? तो दोस्तों मजदूरों में औरतों की जो संख्या थी वो मात्र 31% थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि औरतों की संख्या भले ही 31% हो, लेकिन जो उनको वेतन मिलता था वो पुरुषों के मुकाबले या तो आधा या तो 3/4 इतना वेतन मिलता था, ठीक है, या तो आधा या तो 3/4। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिए। तो 16 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 31%। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 17 की ओर।
तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद जो कि ड्यूमा, जिसको अभी मैंने इसको बताया था कि ड्यूमा जो संसद का भी अंग बोला जा सकता है, कि इसका गठन कब किया गया था। तो दोस्तों 1905 में आपका 1905 के अंत जो खूनी रविवार की घटना उसके बाद ड्यूमा का गठन किया गया था और जार ने अपना इस्तीफा दिया था, मतलब कि एक तरह से जार राजा का पद त्याग दिया था। उसके बाद इस संसद का, या आप बोले तो रूस की संसद जिसको ड्यूमा कहा जाता है, उसका गठन हुआ था तो 1905 में, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन सा देश शामिल है। तो दोस्तों होता क्या कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच चलता है, तो इसमें 1914 में जो यूरोप में दो गुट बन जाता है, एक बन जाता है केंद्रीय शक्तियां और एक बन जाता है मित्र शक्तियां। तो केंद्रीय शक्तियों को धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है और एक बन जाता है मित्र। तो केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे दोस्तों, जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया, ये तीन देश आपका केंद्रीय शक्ति है जिसको हम लोग धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है, उसमें शामिल थे। तो 18 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आपका 19 की ओर। तो क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध था तो जो रूस के लोग थे वो जर्मन से बहुत ज्यादा परेशान थे और उसका विरोध कर रहे थे। और जो रूस की पत्नी थी आपका अलेक्जेंड्रा, उससे भी लोग परेशान थे क्योंकि वो जर्मन मूल के। तो इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग जो जर्मन नाम था इसका नाम बदल कर दिया गया पेट्रोग्राद, जो कि हो जाएगा दोस्तों आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 20 की हो। तो क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है कि मार्च 1918 ईस्वी में बोल्शेविकों ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि की थी। तो दोस्तों ये बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क नामक स्थान पे जर्मनी से संधि कर लिया था मार्च 1918 को। तो अगला क्वेश्चन बात आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सत्ता पर कब्जे के लिए किसके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सत्ता पर किसके कब्जे बोल रहा है, तो रूस की सत्ता पर। तो रूस की सत्ता पर कब्जा करने के लिए सोवियत के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था। तो वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था आपका लियोन ट्रोटोस्की के नेतृत्व में। तो किसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रतियोगिता के द्वारा सोवियत टोपी जिसको बुद्धि योनोवका का नाम दिया जाएगा उसका चुनाव कब किया गया था। दोस्तों सोवियत टोपी का जो चुनाव किया गया था वो किया गया था दोस्तों सन 1918 में। तो यहाँ पे दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं कि बुद्धि योनोवका का टोपी किस तरह से है, इसी को बोलते हैं बुद्धि योनोवका का टोपी, जिसको सोवियत टोपी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 23 की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि अलेक्जेंड्रा किस मूल की थी। अभी दोस्तों मैंने बताया था कि अलेक्जेंड्रा जो जारीना थी, जारीना बोले तो राजा की पत्नी, वो जर्मन मूल की थी। तो हो जाएगा दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 24 की ओर। तो 24 में क्या बोल रहा है कि रूस में गुप्तचर पुलिस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रूस में गुप्तचर पुलिस को कहा जाता था पहले चेका, लेकिन बाद में जो नाम बदल दिया गया वो कर दिया OJPU और NKVD। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपका 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि रूस में गृह युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों रूस में गृह युद्ध आपका 1918 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच में माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 से लेकर 1920। तो हो जाएगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है कि जार ने कब पद त्याग किया। तो दोस्तों 1905 की क्रांति के बाद, 1905 क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जार ड्यूमा के अंतर्गत आ गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना हो रही थी और रूस युद्ध में बुरी तरह से हार रहा था, तो 2 मार्च 1917 को जो जार निकोलस द्वितीय था अपना पद त्याग दिया था। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि कब से कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी किया था। तो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ने, ये दोस्तों यही कम्युनिस्ट पार्टी है जो बोल्शेविक पार्टी का नाम था। तो दोस्तों बोल्शेविक पार्टी का नाम आपका व्लादिमीर लेनिन ने बदल कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों जब कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश कब जारी किया। तो दोस्तों स्टालिन के द्वारा, नाम याद रखिए दोस्तों,
स्टालिन के द्वारा जब रूस में अनाज का संकट था तो उसने सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया था। इसलिए सामूहिक खेती में करने के लिए उसने एक योजना लाया था जिसको बोला गया सामूहिकीकरण का सामूहिकीकरण का नियम, ठीक है, रूस में। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1929 में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन में आपका 28 की ओर क्या बोला कि लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर क्या रख दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि लेनिन के द्वारा किया गया था। तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन आपका 29 की ओर क्या बोला कि 1914 ईस्वी में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध को किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था वो दो यूरोपीय गठबंधन के बीच छिड़ा था। तो इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आपका 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में क्या हुआ था, खत्म हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपका 30 की ओर क्या बोला कि बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। तो दोस्तों अभी हम लोग बताए थे बोल्शेविक पार्टी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। तो 30 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपका 31 में क्या पूछ रहा है कि रूस में राजशाही के पतन की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रूस में जो राजशाही का पतन हुआ था वो घटना खूनी रविवार की घटना के कारण हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग खूनी रविवार की घटना भी बोल सकते हैं। या तो दोस्तों इसमें जो जनरली रूस में पूरी तरह से शासन जो खत्म हो गया था वो आपका हुआ था किस कारण, खूनी रविवार के घटना के कारण, क्योंकि राजा किसके अंतर्गत आ गया था, तो वो आ गया था आपका ड्यूमा के अंदर। लेकिन अगर पूरी तरह से बोलेगा तो 2 मार्च 1917 को राजा ने पूरी तरह से अपना पद क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे तो 2 मार्च को घटना हो सकता है, तो मार्च की क्रांति बोलते हैं, लेकिन रूस में तो कोई मार्च की क्रांति हुई नहीं थी। लेकिन हाँ फरवरी की क्रांति हुई थी जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फरवरी की क्रांति के बाद ही रूस में राजशाही का पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं हम लोग टिक मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर 31 का डी। लेकिन याद रखिएगा रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के बाद, फरवरी 1917 की क्रांति के बाद पूरी तरह से राजशाही का पतन हो गया था रूस में और वहां पे लोकतांत्रिक शासन आ गया था। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 32 की ओर। तो क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो दोस्तों सोवियत संघ जो कि रूस का पुराना नाम है, तो दोस्तों सोवियत संघ 1991 में रूस के समेत 15 देशों में टूट करके अलग हो गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपका 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये खूनी रविवार की घटना है वो आपका 22 जनवरी 1905 को कहा जाता है। तो ऑप्शन आप देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी 22 जनवरी 1915, डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 34 की ओर। तो क्वेश्चन 34 है कि लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली। तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 में। तो 1924 के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि बोल्शेविक पार्टी का ही नाम बदल कर दिया गया था, उसका जो नेतृत्व या कमान संभाला था वो संभाला था स्टालिन ने, और स्टालिन ने ही सामूहिकीकरण का नियम लाया था रूस में, जो कि 1970 से शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन में आपका 35 की ओर। तो क्वेश्चन 35 क्या पूछ रहा है कि 1930 से 33 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मारे गए थे। तो दोस्तों 1930 से लेकर 1933 के बीच सोवियत संघ के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल आया था जिसमें लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 35 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 36 की ओर दोस्तों। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रूस में कुलक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों कुलक रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता है, कुलक बोल सकते हैं या तो कुल को बोल सकते हैं, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका बी सही आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछ रहा है कि द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो दोस्तों द्वितीय इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जो कि समाजवादियों के द्वारा बनाई गई थी। तो याद रखिएगा द्वितीय इंटरनेशनल क्या है, तो समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसमें समाजवादी को विचारों को विदेशों में क्या करना था, बढ़ाना था या फैलाना था। तो 37 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 38 की ओर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों 1917 की जो रूसी क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो सबसे पहला था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होना, क्योंकि रूस में प्रथम विश्व युद्ध में तो गया था लेकिन उसमें रूस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था जिसमें से 70 लाख से ज्यादा लोगों की क्या हो गई थी,
मृत्यु हो गई थी, 70 लाख से ज्यादा गई। इसीलिए रूस में राजा के खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, जिसमें 1917 में ही आपका अक्टूबर की क्रांति और फरवरी की क्रांति भी थी, जिसमें से राजा का पद वहां पे खत्म हो गया था, मतलब राजा का शासन खत्म हो गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 39 की ओर। क्वेश्चन 39 पूछ रहा है कि निम्न में कौन गलत है। तो दोस्तों ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी, ठीक है, ये तो सही है, 1905 में लेबर पार्टी की गठन हुआ था। इसके अलावा फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी थी और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये तो तीनों है, लेकिन सोवियत संघ कांग्रेस पार्टी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 40 की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है वाला। हम लोग टोटल एमसीक्यू 40 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन बनाने में और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगता है दोस्तों, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे जो पहली बार है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बस दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था। तो दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा अकाल जो रूस में पड़ा था वो पड़ा था 1930 से लेकर 1933 के बीच, जिसमें से 40 लाख लोग से ज्यादा क्या हो गए थे, मारे गए थे भूख के कारण, ठीक है, जो बोल सकते हैं हम लोग अकाल के कारण। तो दोस्तों ये था आपका 40 एमसीक्यू। तो दोस्तों अब हम लोग इसी चैप्टर का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं, जिसमें से हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि उदारवादी कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो दोस्तों उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, और साथ ही वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता ना हो। अब बोलेगा दोस्तों वंश आधारित क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता था पहले कि राजा का बेटा ही राजा बन जाता, तो इसी को बोलते हैं वंश आधारित, मतलब एक ही वंश का राजा बन जाता। लेकिन अभी क्या चलता है कि लोकतंत्रवादी, जिसमें से जनता चुनाव करके अपने शासकों का चुनाव करती है, ठीक है। तो उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे समझ में आ गया। तो दोस्तों अब आता है आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या बोला कि मताधिकार आंदोलन क्या था। मताधिकार आंदोलन क्या था। तो दोस्तों वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन को मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आप चाहे फ्रांस की क्रांति पढ़े हो चाहे रूस की क्रांति पढ़ो, तो यहाँ पे क्या था कि दोस्तों लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, तो मत देने के लिए जो आंदोलन चला गया उसी को बोला गया मताधिकार आंदोलन। और दोस्तों रूस और फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पे मत वैसे लोग देते थे जो अमीर थे, जिसके पास संपत्ति होती थी। तो अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन में आपका तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन में तीसरा क्या है कि गेसेपे मेजिनी कौन था। तो दोस्तों गेसेपे मेजिनी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था, जो इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा सहयोग किया था, जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपने समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ साजिश रची थी। कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ से गेसेपे मेजिनी वही व्यक्ति हैं जो इटली का एकीकरण किए थे और इटली का राष्ट्रवादी नेता थे, और गेसेपे मेजिनी की ही वर्णन को हम लोग बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता क्या करते हैं, जानते और पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका चौथा की। तो क्वेश्चन चौथा क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट ओवन कौन था। तो दोस्तों इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना मतलब कि अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से नए समुदाय की रचना का प्रयास किया था। तो ये था आपका रॉबर्ट ओवन, ठीक है। जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन, जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि सामूहिक, एक तरह से बोल सकते हैं कि समाजवाद को एक नया रूप देने का प्रयास किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आपका दोस्तों पांचवा। तो क्वेश्चन पांचवा क्या पूछ रहे हैं कि कोऑपरेटिव क्या था। तो दोस्तों कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीजों को बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। मतलब अगर दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो कोऑपरेटिव एक ऐसा समाज का समूह था जो मिल करके चीजों को बनाता था, जैसे खेती में हो चाहे या फिर कोई वस्तु को फैक्ट्री में बनाना हो, उन सभी चीजों को बना करके उसे जो मुनाफा कमाता था उस मुनाफा को जो जिस तरह से काम किया उसके हिसाब से आपस में क्या करता था, बांट लेते थे, तो उसे बोलते थे कोऑपरेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन में आपका 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहा है कि साम्यवादी समाज क्या है। तो दोस्तों साम्यवादी समाज कार्ल मार्क्स का काल्पनिक समाज है, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। मतलब कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें ना कोई अमीर हो और ना कोई गरीब हो, बल्कि जो संपत्ति है उस संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार और नियंत्रण और स्वामित्व रहना चाहिए, और इसी नए समाज का नाम दिया था साम्यवादी या तो कम्युनिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अप्रैल थीसिस क्या था। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस रूस में लेनिन के द्वारा
युद्ध काल के समय जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय लेनिन की 3 मांगे थी, तो उसी 3 मांगों को आपका अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इसको उत्तर को पढ़ते हैं। क्या बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन ने 3 मुख्य मांगे रखी थी। तो वो 3 मांगे कौन थी? तो सबसे पहला जो मांग थी वो युद्ध समाप्त किया जाए, जो प्रथम युद्ध चल रहा था उस युद्ध को समाप्त करने की बात की गई थी। दूसरा था कि सारे जमीन किसानों के हवाले किया जाए, और जो तीसरा मांग था वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इन्हीं 3 मांगों को सम्मिलित रूप से हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुका है कि अप्रैल थीसिस क्या है। तो लेनिन की 3 मांगों को ही हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। और 3 मांग क्या था? तो युद्ध का समाप्त करना, किसानों के सारी जमीन किसानों के हवाले करना, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स कौन था, इसका जन्म कब हुआ था, इनका क्या विचारधारा था, तो इसी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। और ये एक महान साम्यवादी दार्शनिक थे। ठीक है, तो दोस्तों मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि जो औद्योगिक समाज है वो कैसे समाज है, तो पूंजीवादी समाज है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियों का स्वामित्व पूंजीपतियों के पास रहता है, और मजदूर अपने मेहनत से मुनाफा पैदा करते हैं, लेकिन मुनाफे का जो अधिकांश हिस्सा रहता है वो पूंजीपति निजी संपत्ति के रूप में धन का संचय करते हैं, और इससे मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही दोस्तों। जो आजकल की जो पूंजीपति कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों से अपना फायदा कमाती हैं, और मजदूरों को उसी तरह छोड़ करके कुछ तनख्वाह दे करके अपनी सारी संपत्ति को अपने पास रख लेती है। तो अगला पॉइंट क्या बना था, जो आपका कार्ल मार्क्स का विचार था, तो कार्ल मार्क्स का जो अगला विचार था वो क्या बोलते हैं कि अतः मार्क्स का कहना है कि मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को क्या करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। मतलब कि जो पूंजीवाद है और निजी संपत्ति पर आधारित शासन है उसको फेंकाड़ फेंकना होगा। और मार्क्स को विश्वास था, कार्ल मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की होगी, और इसके बाद जो नया समाज का निर्माण होगा वह पूंजीवादी शोषण से मुक्त होगा, और जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों कार्ल मार्क्स का विचारधारा, जिसमें से वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकना है, और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो पूंजीवादी शोषण से मुक्त होना चाहिए, और जिस पर सारी संपत्ति का अधिकार पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए और स्वामित्व भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ये नया समाज की कल्पना किया, इसी को बोला गया था साम्यवादी या कम्युनिस्ट नाम दिया था। और यही कम्युनिस्ट आपका व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों लेनिन प्रभावित थे आपका कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं से, और इसी कार्ल मार्क्स की विचारधारा से रूस में 1898 में एक पार्टी बनी थी और 1900 में एक पार्टी बनी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 9वां की ओर। तो क्वेश्चन 9वां क्या बोल रहा है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 की क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, याद रखिएगा। बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, जो अक्टूबर 1917 की क्रांति भी उसके बाद। दोस्तों अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस की सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, क्योंकि जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी उसमें बोल्शेविक रूस में अपना प्रभुत्व कायम करने में सफलता हासिल की थी। और जो बदलाव थे, तो सबसे पहला जो बदलाव था कि ज्यादातर जमीन जो निजी उद्योग थे और बैंकों का था वो सारों को राष्ट्रीयकरण किए गए। ठीक है, और बोल्शेविक जो निजी संपत्ति को क्या कर दिए, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिए। तो दोस्तों पहला बदलाव याद रखिएगा यहाँ पे। तो पहला बदलाव क्या बोल रहा है कि ज्यादातर निजी उद्योग और बैंकों का क्या हो चुका था, राष्ट्रीयकरण हो चुका था कब, तो नवंबर 1917 में। तो क्वेश्चन भी पूछता कभी कभी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो नवंबर 1917 में। दूसरा जो बदलाव किया वो क्या किया, बोल्शेविक जो किए वो निजी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। तीसरा, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दिया, कि जितने भी सामंत राजा का जमीन है, जिसका भी जमीन हो, सब किसान क्या कर लो, लूट लो, खुला छूट दे दिया लूट कर। इसके अलावा क्या बोला दोस्तों कि शहरों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर शेष हिस्सों को बेघरों और जरूरतमंद लोगों को दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि जो जो बड़े बड़े मकान मालिक थे, जिसका बड़ा बड़ा मकान था, उन सभी मकानों को कुछ मकान मालिकों को दे करके बाकी जो मकान बचा उसको छोटे छोटे हिस्से करके शेष मकानों को बेघर बार और जरूरतमंद लोगों को दे दिया गया। इसके अलावा दोस्तों और क्या बदलाव हुआ, तो बदलाव हुआ कि अभी जातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया, और सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। तो ये सारे थे अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद किए गए बोल्शेविकों की तरफ बदलाव। इसके अलावा क्या था दोस्तों कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी।
और रूस इस तरह से एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। तो ये था आपका अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद किए गए जो बदलाव हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग 10वां की ओर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 1905 की क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये वही 1905 की क्रांति है जिसको हम लोग बोलते हैं खूनी रविवार की घटना। तो यही बोला दोस्तों, रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, संक्षेप में लिखे। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों खूनी रविवार की घटना में आपको थोड़ा सा सच में अभी बताया था, चलिए मैंने फिर से इसको सोल्यूशन के रूप में लिखा है। तो क्या हो रहा है कि दोस्तों 1905 में क्या होता है कि पादरी गेपोन ने अपने मजदूरों को साथ लेकर विंटर पैलेस क्या था दोस्तों, तो जो जार का महल था वहां एक जुलूस लेकर निकलता है, मतलब विरोध करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भीड़ मजदूरों का भीड़ जब विंटर पैलेस मतलब कि जो जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस ने मजदूरों पर क्या कर दिया, गोलियां चलाकर हमला बोल दिया। और इस घटना में क्या हुआ कि जब हमला बोला गया गोलियां चला करके, तो इस घटना में 100 से अधिक मजदूर मारे गए थे और 3 से अधिक मजदूर घायल हुए थे। और यह घटना जो रविवार को हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 1905 की क्रांति हुई थी, जिसमें चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सब कोई राजा के खिलाफ क्या हुए कि विद्रोह करने लगे और यूनियंस ऑफ यूनियंस का निर्माण किए। और जिसमें से राजा को एक संसद के रूप में, एक तरह से बोल सकते हैं कि संसद का गठन हुआ था, वही ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 में। तो ये था आपका खूनी रविवार की घटना, जिसको हम लोग 1905 की क्रांति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यूरोप के उदारवादी विचारधारा वाले समूह का क्या वर्णन करें। तो जो यूरोप में उदारवादी विचारधारा वाले थे, उनका क्या विचारधारा था, तो इसकी विचारधारा को हम लोग समझेंगे। क्या बोल रहा है कि यूरोप के उदारवादी विचारधारा वाले समूह का वर्णन निम्नलिखित था। पहला विचारधारा क्या था कि उदारवादी समूह समाज परिवर्तन के पक्ष में थे। जो पहले जमाने का राजा महाराजा का शासन था, उसके परिवर्तन के पक्ष में थे कौन, तो उदारवादी। दूसरा परिवर्तन क्या था इन लोग, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का समान अधिकार मिले। मतलब कि सभी धर्म, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख से वहां पे जो भी धर्म माना जाता हो, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। उदारवादी समूह वंश आधारित शासन के विरोधी थे, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा चाहते थे। इसके अलावा क्या विचारधारा था इन लोग का, उदारवादियों का, तो सरकार द्वारा नागरिक के अधिकारों के हनन के विरोधी थे, मतलब सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इसके अलावा निर्वाचित सरकार के पक्षधर थे, मतलब कि जो सरकार का चयन हो वो वंश आधारित ना होकर के बल्कि चुनाव के माध्यम से हो, तो वही निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। इसके अलावा सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन चलाने के पक्षधर थे। कहने का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून के अनुसार क्या करना चाहिए, शासन चलाने का चाहिए। इसके अलावा जो विचारधारा थे इन लोगों का विचारधारा था कि नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिले। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि जो सबसे मेन मुद्दा था वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, उसी के ये खिलाफ थे। वो चाहते थे केवल संपत्तिधारियों को ही मिले। तो दोस्तों गरीब जनता क्या करेगी, इसीलिए उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी नहीं थे। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। तो दोस्तों बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के जो कर दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी, उस कम्युनिस्ट पार्टी की कमान लेनिन के बाद आ गया आपका स्टालिन के हाथों में। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोल्शेविक पार्टी के नाम जानते हैं, कमान आ गई स्टालिन के हाथों में। अब जैसे ही कमान आई स्टालिन के हाथों में, तो रूस में अनाज का संकट आ गया। अब रूस का अनाज में संकट आ गया, तो उसी अनाज के संकट को दूर करने के लिए स्टालिन ने सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया था। तो जिसमें से पहले पॉइंट हम लोग को समझना है कि 1929 ईस्वी में स्टालिन ने खेतों का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। और इस कार्यक्रम के द्वारा किसानों के छोटे छोटे खेतों को जोड़कर बड़े सामूहिक खेत बनाए गए, और इन्हीं सामूहिक खेतों को कोलखेज कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, कोल खोज, इसको किसको कहा जाता है, तो सामूहिक खेती को। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ था, तो 1970 से लेकर 1928 के बीच में रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था, और सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। अगर भारी संकट पैदा हुआ अनाज होगा, तो अनाज का कीमत ही क्या कर दिया, तय दिया। अब जब अनाज की कीमत तय किया, तो जो किसान थे उस कीमत पर अनाज को बेचना नहीं चाहते थे। जब अनाज को बेचना नहीं चाहते थे, तो स्टालिन ने क्या किया कि किसानों से जबरदस्ती अनाज क्या कर दिया, खरीदना शुरू किया। तो अब क्या दोस्तों कि अगला पॉइंट कि स्टालिन का मानना था
स्टालिन का मानना था कि संपन्न किसान, जिसको कुलक कहा जाता है, और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज की जमाखोरी कर रहे हैं, और इसलिए स्टालिन ने किसानों से जबरन अनाज खरीदा। क्योंकि होता क्या था कि अनाज जब कीमत तय कर दिया, तो बहुत सारा किसान क्या कर रहे थे कि अनाजों का भंडारण करके जमाखोरी कर रहे थे। तो जब्त करने के लिए किसानों से जबरदस्ती अनाजों का खरीद शुरू किया स्टालिन ने। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था दोस्तों? तो अगला पॉइंट था कि सट्टेबाजी तथा व्यापारियों के पास क्षमता अनाज को जब्त किया। ठीक है, और कुलकों का सफाया किया और किसानों से जमीन छीनकर राज्य नियंत्रित अर्थात सरकार नियंत्रण वाले विशाल खेत का निर्माण किया। और इस तरह से 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में कार्य करने का आदेश जारी कर दिया। तो ये था दोस्तों आपका स्टालिन के द्वारा रूस में सामूहिकीकरण का कार्यक्रम चलाया गया था। तो दोस्तों ये था आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, और अगर दोस्तों आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो, चाहे कोई भी क्लास का हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय जय भारत।